हे राम, ऐसा काम? ये सवाल अगर महात्मा इन तस्वीरों को देखते तो जरूर पूछते। सवाल पूछते इस देश के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनसे कि आखिर गिरने की कोई सीमा तय की है उन्होंने? मारपीट, अश्लीलता, गालियां, बदतमीजी, ये वो चीजें हैं जिन्हें किसी भी सभ्य समाज में स्वीकारा नहीं जाता है, लेकिन समाज में ये चीजें मौजूद रहती हैं। असामाजिक तत्व इन्हें जिंदा रखते हैं, लेकिन अब समाज के रहनुमाओं ने भी इसका ठेका ले लिया है। जी हां, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तेलंगाना पर शर्मनाक तस्वीरें सामने आई, तो वहीं देश की 2 विधानसभाएं इससे कहीं आगे निकल गई हैं। अगर लोकसभा में तेलंगाना के मुद्दे पर जो कुछ हुआ वो काला दिन था, तो शायद आज भी लोकतंत्र का अमावस ही है। जरूरी सूचना, खबरदार, होशियार, सावधान। आगे दिखाई जाने वाली तस्वीरें और बयान आपके बच्चों पर बुरा असर डाल सकते हैं। ये तस्वीरें और बयान आपको शर्मसार भी कर सकते हैं। आप अपने वोट पर धिक्कार भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए यह सच दिखाना जरूरी है। देखिए और सोचिए, क्या आपका फैसला सही था? क्या संसद और क्या विधानसभाएं? लोकसभा के बाद बुद्धिजीवियों वाले राज्यसभा में बल का प्रदर्शन हो गया। अरे व्हाट इज दिस? राज्यसभा महासचिव के हाथ से कागज छीने गए और ताकत का मुजाहरा भी हुआ। शायद बुद्धिजीवियों को भी अब बल की अहमियत समझ में आने लगी है। और ये देखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जहां अर्धनग्न होकर गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया गया। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक सुदेश शर्मा और वीरपाल को तो शर्म नहीं आई, लेकिन शायद इनको चुनने वाले अपने फैसले पर अफसोस कर सकते हैं। वैसे ये तो सिर्फ ट्रेलर है। तहजीब के शहर लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान का बयान सुन लीजिए, लेकिन सुनने से पहले अपने बच्चों के कान जरूर बंद कर दें। तो जो काम उन्होंने किया वो अधूरी मर्दानगी का था। तो हम तो इंतजार में थे कि शायद पूरी अंतर्राष्ट्रीय शोहरत उनको मिल जाए अगर बाकी हिस्से का भी प्रदर्शन हो जाए। अब देखिए, आदमी तो दिन में कई बार नंगा होता है, जगह उसे तय करना है नंगे होने की। अब उन्होंने ये जगह तय कर ली, तो इसमें क्या करेंगे आप? अब नंगों पर क्या कार्रवाई करें? क्या करेंगे आप? इससे ज्यादा क्या करेंगे? वो तो नंगे खुद ही हैं। तहजीब के शहर से चलिए धरती की जन्नत यानी जम्मू कश्मीर। जन्नत में लोकतंत्र के नुमाइंदे पीडीपी के विधायक सैयद बशीर ने विधानसभा के कर्मचारियों को थप्पड़ रसीद कर दिया, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। हिंदुस्तान में लोकतंत्र लाने के लिए जिन लोगों ने भी अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, अगर वो आज जिंदा होते तो शायद शर्म से उनके सिर गड़ जाते। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल हिंदुस्तान पर दिए गए अपने जले कटे बयानों पर फक्र महसूस कर रहे होते। सोचिए और बार बार सोचिए, क्या इसी दिन के लिए आपने वोट किया था? क्या ऐसे ही संस्कार हम अपने बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं? और क्या ऐसे ही हम अपना देश चलाएंगे? आज तक ब्यूरो। यही सवाल आज इस मंच से हल्ला बोल में हम पूछेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दे। प्रभात झा जी, जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक बंसल साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। सुदेश शर्मा जी, आरएलडी के वो एमएलए साहब जिन्होंने आज अपनी शर्ट उतारी थी असेंबली में, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और वीरपाल राठी साहब, जो कि एमएलए हैं आरएलडी के एक और, जिन्होंने आज ये किया है असेंबली में, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुदेश शर्मा जी, आपका रुख करना चाहती हूं, और सवाल आपसे बहुत सीधा और बहुत आसान है। बड़ा फक्र महसूस हो रहा होगा आज आपको अपने आप पर। घर पर फोन करके बताया कैसे देश का नाम रोशन किया है आज आपने, असेंबली में शर्ट उतारी, बच्चों को क्या बताया अपने इस हरकत के बारे में? देखिए इससे पहले आप ये भी क्वेश्चन कर सकती हैं कि आज ये मौका क्यों आया, ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों मजबूर होना पड़ा? इसकी जरा सी पृष्ठभूमि भी सुन लीजिए। मोदी नगर के अंदर एक मोदी कपड़ा मिल है जिसमें 20 से 25,000 मजदूर काम करता था। मेरे सवाल पर मेरा हक है। एक सेकंड मिस्टर शर्मा, मेरे सवाल पर मेरा हक है, मेरा अधिकार है।
और जो मैंने सवाल पूछा है उस पर जवाब देना आपकी जिम्मेदारी और आपका कर्तव्य है। आप आज ये बताइए ना कि आपको कितना फक्र महसूस हुआ अपने ऊपर, या फिर चौधरी अजीत सिंह से कितनी वाहवाही मिली जब आपने इस देश में एक असेंबली में अपनी शर्ट उतारी। मुझे देखिए, आप मुझे आधा मिनट का समय दे दे, मैं आधा मिनट में अपनी बात कह लूंगा। और मेरे सवाल का जवाब होना चाहिए उसमें। किसान, जिस प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा हो, मजदूरों को जिंदा बॉयलर में झोंक दिया हो, अब से पहले विधानसभा में आवाज उठा चुके, सड़कों पर आंदोलन कर चुके, मुख्यमंत्री बयान दे चुके, संसदीय कार्य मंत्री बयान दे चुके कि कमेटी गठित करके भुगतान किया जाएगा, लेकिन आज तक वही ढाक के 3 पात। तो मैं क्यों शर्मसार रहूंगा? जिन किसान और मजदूरों के चरणों की धूल हमारे माथे पर लग करके जिन्होंने यहां तक पहुंचाया, आखिर कौन सा तरीका है हमारे पास उनकी आवाज उठाने का? हम क्या करें? कोई मार्ग आप ही बता दें। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई मार्ग हमें कोई और ही बता दे। लोकतंत्र में अब यही रास्ता बचा, यही कह रहे हैं आप? लोकतंत्र में यही रास्ता बचा, यही कह रहे हैं आप? जो सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी हो, जो सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी हो, जो केवल सैफई में नाच में मस्त हो, किसान और मजदूर सड़कों पर त्रस्त है, उस सरकार का क्या करें जो हाउस के अंदर भी झूठ बोलती है? तो अगर हमने केवल कुर्ता उतार करके कि उन किसान और मजदूरों की तरफ भी ध्यान आकर्षण हो, उनके पेट की तरफ भी ध्यान हो कि वो भूखे पेट सो रहा है, उसकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, हाथ पीले नहीं कर पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो क्या करें? चलिए ठीक है, आपका सवाल जो आप उठा रहे हैं वो बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है, लेकिन तरीका गलत है। इतना स्वीकारेंगे नेशनल टीवी पर, या फिर देश के बच्चों को यही समझाएंगे कि जाइए विधानसभा में कल को? अगर एक सेकंड सर, सवाल पूरा होने दिया कीजिए, आप सवाल पूरा होने दिया कीजिए। या फिर बच्चों को यही सिखाएंगे कि कल को जाइए आप भी नुमाइंदे बनकर इस देश के असेंबली में और संसद में, और वहां पर अपनी शर्ट उतारिएगा, ये सिखाइएगा? या कम से कम इतना स्वीकारिएगा टीवी पर कि ये तरीका मैंने जो अपनाया ये गलत था? देखिए, मैं बड़े नम्रता पूर्वक, जो हमने किया वो अपनी खुशी से नहीं किया, लेकिन हमको क्यों करना पड़ा? मैं कह रहा हूं हमारे पास क्या मार्ग है? आखिर हम आंदोलन कर चुके, अपनी बात कह चुके, मुझे इस बात की पीड़ा है। और चलिए, आप कहती हैं मैंने गलत किया, मैं भी स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन क्या उस सरकार ने जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है, जिंदे मजदूर बॉयलर में झोंक दिए, उनका पैसा नहीं मिला, उससे माफी मंगवाइए और उनका हिसाब करवाइए, मैं अपने पद से भी त्याग पत्र दे दूंगा। और यदि मैंने गलत किया है, चलिए ठीक है, मुझे पता है आपका रिकॉर्ड वहां पर रुका हुआ है, वापस लौटेंगे आपके पास, वापस लौटेंगे और भी बातचीत करेंगे। बहुत बुनियादी और अच्छे सवाल आप उत्तर प्रदेश के किसानों के हित के लिए उठा रहे हैं, लेकिन जो तरीका है, और वो बार बार हम तस्वीरें अपने देश को भी दिखाना चाहते हैं, ये सवाल आज पूछा जाना बहुत जरूरी है कि जिस विश्वास के साथ कोई अपने प्रतिनिधि को उस मंच पर पहुंचाता है, संसद में या विधानसभा में, क्या इस तरह का व्यवहार करने की उसे इजाजत मिलनी चाहिए, या फिर वक्त इस बात का है कि हम जवाबदेही तय करें? प्रभात झा जी वो कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं बचा था उनके पास। नहीं, ऐसा नहीं है, तरीके बहुत कुछ हो सकते हैं। लोकतंत्र में पद्धतियों का ही मामला रहता है। मसला बहुत गंभीर है, उनके निश्चित तौर पर उनका मसला बहुत गंभीर है, लेकिन गंभीर मसले को भी गंभीर तरीके से उठाया जा सकता था, और इसके लिए देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक नहीं अनेक उपाय थे। लेकिन यह उपाय निश्चित तौर पर हम सबको शर्मसार करता है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें अपने सदन में कैसे रहना चाहिए, यह एटिकेट्स मैनर हमको देना पड़ेगा। ये सवाल तब भी पूछा गया था, लेकिन प्रभात जी ये सवाल तब भी पूछा गया था जब फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर बहुगुणा ने जो कुछ नोट फॉर वोट स्कैम हुआ था और संसद में जो नोट लहराए गए थे, तभी इसी तरह के सवाल पूछे उस समय भी पूछा गया था, और उसमें आपको याद होगा कि सब बरी हो गए हैं। तरीके पर बात और उन्होंने जो पैसा लिया था सही जगह पे पहुंचाया था। तरीके पर बात हो रही है। मैं चाहती हूं विवेक, ये तरीका ये था कि देश को बताना था कि देश के सांसदों को किस तरह से खरीदा जा रहा है, वह लाजमी था, और उसमें भी वो सब बरी हुए हैं, इसलिए उसकी तुलना इससे न की जाए। मैं एक बार लौटूंगी आपके पास, इस मुद्दे पर और बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वक्त की कमी रहती है। बंसल साहब, मैं आपके पास आकर कांग्रेस पार्टी के उन सांसदों की तरफ से क्या सवाल करूं, या उनके लिए क्या सवाल करूं जिन्होंने हर कदम पर बीते 2-3 दिनों में तेलंगाना के मुद्दे पर खूब हंगामा बरपाया है संसद में? देखिए, इसमें बात ये नहीं है कि कांग्रेस के सांसद या
बीजेपी के सांसद या लोकदल के विधायकगण, बात इस समय यह है कि इस जो प्रणाली आज जो प्रथा आज राजनीतिक गलियारों में हो रही है, जो सब मान मर्यादाएं ताक पर रख दी गई हैं, वो अपने आप में बहुत मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी कि आप एक आउटसाइडर की तरह कमेंट्री करके इस पे चले जाएं बंसल साहब, क्योंकि एक सेकंड, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। यहीं से इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे। प्रसारण रोका था ना आप ही ने तेलंगाना के मुद्दे पर, हालांकि स्पीकर ने यह फैसला दिया, क्या हुआ नहीं हुआ, इन्हीं पर बातचीत करेंगे एक छोटे से। बंसल साहब, चूंकि आपकी बात बीच में हमने रोकी थी, मैं चाहती हूं आप अपनी बात पूरी करें और प्लीज बाहर के कमेंटेटर की तरह मत बात करें। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी भी हिस्सा रही है और किस तरह से सब कुछ हुआ है आंखों के सामने है। प्रसारण रोक दिया बीते दिन आपने, क्या छिपा रही थी देश की संसद? देखिए, ऐसा है, जहां तक आपने कहा कि मैं बाहरी कमेंटेटर, मैं खुद अपने आप में एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं बाहरी, उसमें मेरी टिप्पणी नहीं है। मेरा सिर्फ, मैं खुद इस बात को लेके बड़ा चिंतित और इन सब को लेके जो हो रही है बड़ी व्यथा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं हमें लकीर खींचनी होगी, कहीं ना कहीं हमें ये तय करना होगा कि जिनको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं। आज मैं इस बात को, जो हमारे विधायक जी ने जो किया, उस पर मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। उन्होंने कहा सब जो थे, जो दरवाजे बंद हो गए थे, हमारी बात सुनी नहीं जा रही थी। आज मैं उसकी तुलना उससे कर सकता हूँ कि आम आदमी के किसी के घर में अगर कत्ल होता है, वो ये कहे कि मेरे पिता को मार दिया गया इसलिए मैं दूसरे का कत्ल कर रहा हूँ। आज हम लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत करना है समाज के सामने, जनप्रतिनिधि होने के नाते से। और जैसा कि अभी एक और जो इसमें पैनलिस्ट ने कहा कि उसके और उसके कई ज्यादा माध्यम थे जिसके जरिए वो अपने खेद, अपनी व्यथा, अब जो परेशानी जो आम किसान को हो रही थी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि प्रदेश की सरकार आज बिल्कुल संवेदनहीन है किसानों के, जहां तक किसानों के भुगतान की बात है, गन्ने के किसानों के भुगतान की बात है, इसको हम भी बहुत कड़ी निंदा करते हैं। हाँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम विधानसभा में हम नंगे हो जाएं और अपनी, जैसा आपने कहा कि देखिए, रास्ते बहुत इख्तियार किए, मैं चर्चा कर चुका पूर्व में, जो रास्ते हमने इख्तियार किए, लोकतांत्रिक रास्ते हमने तमाम किए। तो इससे क्या बदल जाएगा? अरे सर, इससे क्या बदल जाएगा? देखिए हमने संदेश दिया है और ये संदेश महात्मा गांधी के तरीके से संदेश दिया है। महात्मा गांधी भी हमेशा नंगे रहा करते थे, उन्होंने हमेशा धोती में, अरे बाप रे बाप, और अहिंसात्मक तरीके से हमने ये किया। अरे राठी जी जी, अरे राठी जी, क्या बोलूं अब इससे आगे? तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बोलूं। सवाल यह है कि आपने किस तरह से विधानसभा की गरिमा को चोट पहुंचाया और अब आप महात्मा गांधी के नाम पर यह करना चाहते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यही से चर्चा आगे। या तो राज्यसभा में या फिर 2 असेंबली में व्यवहार किया है, उसकी इजाजत नहीं हो सकती लोकतंत्र में। राठी साहब, आज मुझे आपकी समझ और जानकारी दोनों पर यकीन नहीं हो रहा कि आप अपने इस व्यवहार को महात्मा गांधी से तोड़ना चाहते हैं। आपको एहसास भी है कि जिस अदम्य साहसी इंसान की आप बात कर रहे हैं, उसके जीवन की यही शैली थी। वो गरीबों की वजह से कपड़े नहीं डालता था, ना कि वहां पर तमाशा करने के लिए कभी असेंबली या विधानसभा या एक दिन में। आप अगर वाकई उस शैली को मानते या उन गरीबों के लिए करते, तो आजीवन क्या उस तरह से जिएंगे आप? देखिए, मैं पहले भी कह चुका और अब फिर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वही तो मैं आपके सवाल का जवाब ही तो दे रहा, क्या सीधा एकदम जवाब? थोड़ा बताना तो पड़ेगा कि हमने क्या किया। सवाल का जवाब नहीं है, ये सवाल का जवाब नहीं है। गन्ने आंदोलन पे देखो, गन्ने नहीं, आंदोलन मैं सर आप सवाल नहीं, आप शब्दों में से आपको छिपने नहीं दूंगी। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा कि महात्मा गांधी का तरीका आपने फॉलो किया है। आपको पता भी है कि महात्मा गांधी क्या थे, उनकी सोच क्या थी? देखो, उनकी सोच थी वो अहिंसात्मक, हिंसा। देखो, आज भी थप्पड़ मारा विधानसभा के अंदर और कुर्सी भी तोड़ी जाती है विधानसभा के अंदर, लेकिन हमने तो बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रदर्शन किया। बंसल साहब, आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। बंसल साहब, इनका कहना है कि वो जो हिंसात्मक घटना हुई, उससे उन्होंने कम जो है दुर्व्यवहार किया है, जहाँ आचरण उनसे उनकी तुलनात्मक अच्छा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट, और ये घटना, इसको इसने स्वीकारना चाहिए। आज ये जो गलती स्वीकारने से आदमी बड़ा होता है। हम लोग उस पर चर्चा करें, हो सकता है उस घड़ी आपका ये एक
इमोशनल एक आपका ये कदम रहा हो, पर लेकिन इसकी गलती को स्वीकारेंगे तो शायद आप और बड़े बन पाएंगे। बिल्कुल। ये प्रभात झा जी के पास मैं यही सवाल जो आप कह रहे हैं वही ले जाना चाहती हूँ। प्रभात झा जी, प्रभात झा जी आऊंगी सर, आप दोनों के पास आऊंगी। आज तो आपसे बहुत लंबी बातें करनी चाहेंगे, देश भी आपको सुनने चाहता है कि आखिर क्या है आप लोगों के दिमाग या सोच में जिसकी वजह से आपने ऐसा किया है। तस्वीरें तो लगातार खैर हम दिखा ही रहे हैं आपके। प्रभात झा जी, इस देश के सांसदों को, विधायकों को क्या एहसास है कि देश आक्रोश के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब भरोसा, विश्वास सब कुछ घटता चला जा रहा है? ऐसे वक्त पर ऐसी तस्वीरें उसे और परेशान करती हैं। क्या आप एक सांसद हैं जो कि लंबे वक्त से हैं, आप हैं, तमाम ऐसे लोग कुछ कर पाने की हालत में भी हैं कि उस विश्वास को वापस खींच सके? नहीं, निश्चित तौर पर इसको रोका जाएगा और इसको रोकने का एकमात्र कारण है, एकमात्र उपाय है कि पार्टियों को तय करना पड़ेगा कि उनके विधायकों का, सांसदों का आचरण कैसा हो। अगर उनके विधायक उनके ताबे में नहीं है तो अनियंत्रित विधायकों को, सांसदों को नहीं संसद में भेजना चाहिए। स्थिति यह हो गई है कि आज जो कुछ भी हो रहा है उससे देश के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपने कहीं आने वाली पीढ़ी पर इसका बहुत दुष्परिणाम ही नहीं, आने वाली पीढ़ी पर ही नहीं, पूरे देश पर इसका दुष्परिणाम बहुत खराब होता है। और इसलिए चाहिए कि अब संगठन को तय करना पड़ेगा, जिस पार्टी के लोग हैं उस पार्टी को तय करना चाहिए, या ये माना जाएगा कि इस पार्टी ने ही तय करके कहा है कि आप ऐसा करिए। अन्यथा ऐसा करने वालों को अगर पार्टी लगाम नहीं लगाती है तो लगता है कि पार्टी ही इसमें शामिल है और इसलिए पार्टियों को आगे आना पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण आप उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जो संसद में कामकाज नहीं होने देता, आए दिन नारेबाजी की हो जाती है। बंसल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं उनको? मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा। मैं इसमें बता दूं आपको कि मेरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आपने जो बात की, बड़ी सब्जेक्टिव बात की कि पार्टियों को निर्णय लेना होगा, ऐसे लोगों को ना भेजा जाए। मैं इससे आगे बढ़ के एक बात कहना चाहूंगा कि आम सहमति से पार्टियों को जब कोई भी चुन के जाए, कार्यशाला में बहुत उसे अनिवार्य बनाना होगा और उसमें ये सब चीजें तय करनी होगी। ये बताना होगा उसमें उपस्थिति भी विधायकों या सांसदों की अनिवार्य होनी चाहिए और उससे भी आगे बढ़ के तेलंगाना के मुद्दे पर एक सेकंड, नहीं तो जरा फिक्स बात हो ना, ये तो हवाई बातें होंगी सर, फिर आप भी घर चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। तेलंगाना के मुद्दे पर अपने ही सांसदों को क्यों नहीं समझा पाए आप? यही कार्यशाला जिसकी बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल कहीं ना कहीं गलती में, अगर पूरा संसद को राजनीतिक वातावरण में गलती है करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल हमारी कोई गलती नहीं रही, पर लेकिन गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना होगा हम लोगों को। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, जिन सांसदों ने गलती की उनको सस्पेंड किया गया है हमारे पार्टी के ही शासनकाल में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। यहां तक कहा गया है कि उनको जेल भी भेजा जा सकता है। प्रभात जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये सस्पेंड करना, ये बर्खास्त करना इन सब से नहीं होता है। अब उन्होंने तो खुद इस्तीफा दे दिया। सवाल क्या है कि आप चाहे जो करके इस्तीफा दे देंगे। इसलिए लोकसभा को और राज्यसभा को या विधानसभा को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। कठोर कार्रवाई को आप स्पष्ट करेंगे, कठोर कार्रवाई को स्पष्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई आगे बढ़ती रहे। ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष को निश्चित तौर पर यह अधिकार देना चाहिए कि वह उसको रोके। दो सवाल प्रभात जी, एक तो ये कठोर की परिभाषा बताएं। आ रही हूं, आप दोनों के पास आ रही हूं सर, आ रही हूं। एक तो ये कठोर की परिभाषा संक्षिप्त में बोलिएगा, बाकी मेहमानों के पास भी जाना। और दूसरी बात, मैं अभी लिस्ट निकाल रही थी कि बीजेपी, एक सेकंड सर, बीजेपी के जेल भेजना, बीजेपी के ही मुख्तार अब्बास नकवी ने लालू प्रसाद यादव को फर्टाइल मिनिस्टर कहा था राज्यसभा में, और वो किस वजह से वो कह रहे थे ये भी हम जानते हैं। वो शब्दों का खेल है, शब्दों के खेल में मत जाइए, ये व्यवहार में है, व्यवहार की बात कर रहा हूं। अगर कोई सांसद विधायक ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर, अगर कोई स्प्रे लेकर सड़क पर कर देता तो पुलिस उसको जेल भेजती। निश्चित तौर पर ये सब हरकतें जो हुई हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। संसद के गलियारे में नहीं हुआ है, संसद के अंदर हुआ है, और संसद के अंदर ऐसी घटना का होना आम आदमी नहीं है, वो सांसद है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कठोर होनी चाहिए। कठोर की परिभाषा में ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को पहल नहीं करनी चाहिए थी कि
सब दलों को बुलाकर एक सर्वदलीय बैठक तुरंत अविलंब होनी चाहिए थी, जिसमें निर्धारित होता कि क्या क्या होना चाहिए संसद के अंदर। उनकी जिम्मेदारी है। मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं कह रहा, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं कह रहा। वो पहल करें और आप देखकर नहीं, हमारी तरफ से हो रही है, हम हर चीज में आम सहमति का प्रयास कर रहे हैं, आप उधर लेकिन आप लोग इस बात को नहीं स्वीकार रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी को बुलाना चाहिए। चलिए ठीक है, एक बार जरा चलते हैं सत्ताधारी पार्टी को सुदेश शर्मा जी बुलाना बेताब चाहिए। हो रहे हैं। सुदेश शर्मा जी, एक बार फिर आपके पास आती हूं और एक बार फिर सविनय निवेदन करती हूं कि पूरा देश के बच्चे, आपके घर में तमाम लोग होंगे, सब लोग देख रहे हैं। बताइए कि ये तरीका नहीं हो सकता, ये सभ्य समाज का तरीका नहीं हो सकता और किसी देश की विधानसभा और संसद का तरीका तो कतई नहीं हो सकता। ठीक मैडम, मैं अब मुझे केवल आधा मिनट आपसे चाहूंगा कि मुझे अपनी बात कहने का भी मौका दिया जाए। आपने कहा कि यह सभ्यता नहीं हो सकती, देश देख रहा है और ये आने वाले बच्चों की आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श नहीं हो सकता। मैं आपकी बात से सहमत हूं निश्चित रूप से, और ऐसा करते वक्त हमें बहुत पीड़ा हुई है। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि यह गलत हुआ और उसकी सजा पाने के लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो सरकार जिन मजदूरों ने आत्महत्या कर ली, जो जिंदे मजदूर बॉयलर में झोंक दिए गए, जो किसान बिना भुगतान के आत्महत्या कर रहा है, क्या ये सरकार उनके लिए भी माफी मांगेगी? क्या उनका भुगतान कराएगी? और एक सवाल मेरा मैडम आपसे भी है, मैं गलती मानने के लिए तैयार हूं, हो सकता है ये तरीका ना हो, लेकिन जो मान्यवर वहां बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये 20 वर्षों से चल रहा है उन कपड़ा मिल के मजदूरों के साथ मोदी नगर में, क्या कभी आज तक ने उन मजदूरों को दिखलाया? क्या किसी मीडिया चैनल ने उन मजदूरों को दिखलाया? केवल यदि आज उनके चुने हुए नुमाइंदे थे, जिससे वो ये सवाल पूछते हैं कि तुम्हें विधायक बनाया तो तुमने क्या किया, और वो कहते हैं कि आप झूठ बोलते हो, हमारी आवाज नहीं उठाते, सुदेश जी, तो कहाँ जाएं? मैं पूछना चाहता हूँ, सुदेश जी, गन्ना किसानों की खबरें खूब हम दिखाते हैं आज तक पर, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि चुनावों के इर्द गिर्द आपको उनकी याद ज्यादा आती है। आप ही के अजीत सिंह साहब एविएशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, कितना वक्त वो उन किसानों के लिए निकालते हैं, इस पर तो सवाल जवाब मत ही कीजिए, फंस जाइएगा। हे राम, कैसा काम, यही सवाल आज हम पूछ रहे थे। और महात्मा गांधी की बात की थी आपने वीरपाल राठी जी, मैं तो आपको एक खुला मौका दे रही हूं, अनकंडीशनल माफी मांगिए देश के सामने। अगर आप वाकई बनना चाहते हैं उतने महान, तो समझिए उनकी सोच को। आज ही जाकर महात्मा गांधी पर एक किताब पढ़िएगा। भूखे नंगों के लिए उन्होंने तय किया था कि मैं जब तक इस देश का भूखा आदमी कम कपड़ों में जीता है, मैं भी ऐसे जीऊंगा। वही तरीका अपनाते थे। संसद और असेंबली के अंदर सिर्फ तमाशा करने के लिए कपड़े नहीं हटाए थे उन्होंने, वो उनकी जिंदगी की शैली थी। अनकंडीशनल अपॉलॉजी जिसे कहते हैं, बिना शर्त माफी मांगिए। राठी साहब, देखिए बहन जी, मैं कई बार कह चुका, उन्होंने भी गरीबों के लिए काम किया, हमने कोई अपने लिए नहीं, ये गरीबों के लिए काम किया। हम एमएलए से इस्तीफा देने को तैयार हैं अगर हम किसान के प्रति, अपने क्षेत्र की जनता के प्रति उनके जवाब देना हो, उनकी बात को पूरा न करें और सरकार हमारी बात न सुने, तो हमारा एमएलए रहना बेकार है। हमें तो उनकी बात, उनकी आवाज उठानी पड़ी। आप देखिए, आपको तनख्वाह ना मिले, इस देश के कर्मचारियों को तनख्वाह ना मिले, 2 साल तक कितना बड़ा बवाल होगा। और किसान को जो उन्होंने अपनी मेहनत कमाई सारी दे दी मिल मालिकों को, और सरकार गन्ना पेमेंट ना करा सके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बावजूद भी, उस मुद्दे के पीछे अपने व्यवहार को मत छिपाइए। क्या कर रहे हैं आप राठी साहब? उस मुद्दे के पीछे व्यवहार को मत छिपाइए। मुद्दा इतना ज्वलंत है, हम सब जानते हैं। मैडम, मेरी बात बीच में रह गई थी, देखिए आपने ब्रेक ले लिया, मैंने कुछ बोला था इसमें। हमारा व्यवहार बहुत अच्छा रहा और वहां पर जितनी महिला बैठी थी उन्होंने भी हमें धन्यवाद दिया। रीता बहुगुणा जोशी से बात करिए आप, वो महिला है, उन्होंने भी धन्यवाद दिया और कहा कि ये जो सरकार 2 साल से बहरी गूंगी सरकार बैठी और गन्ने के पेमेंट पे सितंबर माह में। चलिए, खुश रहिए, बहुत फक्र है आप दोनों को अपने काम पर, लेकिन कम से कम लोकतंत्र में हमें गुमान नहीं हो रहा आप पर। और याद रखिएगा, इतिहास में आपका जब नाम दर्ज होगा तो ऐसे ही याद किए जाएंगे वही वाले विधायक जी जिन्होंने असेंबली में अपनी शर्ट उतारी थी। ये शर्मसार करने वाली घटना है, इसके लिए माफी मांगना ही बेहतर होता है, लेकिन शायद कई घंटों की बहस में ये आपको समझाना मुश्किल होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।